गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई सबसे पहले जानेंगे। उससे पहले समझते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्या है? एक ऐसी किताब है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से पूरे देश का संचालन होगा, किस तरीके से इस देश को चलाया जाएगा। तो ये कब लिखा गया उसके बारे में जानने से पहले समझते हैं ये लिखा क्यों गया और क्या है। इसके अंदर कुछ रूल्स लिखे गए हैं, कुछ रूल्स, कुछ लॉज। कैसे रूल्स, कैसे बोलते हैं, जैसे इंसान कहते हैं कि हमारे क्या कर्तव्य है इस देश के प्रति, कर्तव्य लिखे हुए हैं इसके अंदर। इसके अंदर हमारे राइट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कितने सेक्टर्स में डिवाइड होगी, संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म क्या होता है और किस तरीके से इस देश को चलाना है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के काम क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का काम क्या है, इनकी शक्तियां कितनी सीमित है, शक्तियां हैं तो है कितनी। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले के पास कितने अधिकार है, क्या पुलिस वाला कोर्ट वाले से बहस कर सकता है या वो उससे ऊपर है कि नहीं है। तो इससे अब इसके बारे में किसके पास कितनी शक्तियां हैं वो सारी सीमित लिखी गई है। यहाँ तक इसमें लिखा हुआ है कितने समय के लिए कौन सा राजा, कौन सा लीडर बनेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ और शुरुआत कब से हुई? जुलाई से शुरुआत हुई, लेकिन पहली बैठक हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को पहले बैठक हुई इसकी, ठीक है। और प्रथम बैठक की शुरुआत 9 दिसंबर से शुरू करेंगे 1946 कहाँ पर हुई? नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद ना हमें एक लीडर की जरूरत थी, लेकिन संविधान क्यों बनाया जा रहा है पहले इसको समझते हैं। 1930 में जब हमने ना 26 जनवरी 1930 के अंदर जब हमने ये लॉन्च कर दिया कि हम आजाद हो गए हैं, तब भी हम आजाद नहीं हुए थे। 1930 की घटना है, मतलब बहुत साल पहले आजादी से हमें पहले ही मान लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उनकी टीम ने कि हम क्या हो गए, आजाद हो गए। उन्होंने झंडा फहराया, लेकिन ऐसा ब्रिटिशर ने मना कर दिया कि मतलब हम आजाद एक तरीके से नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद 1935 के अंदर दोबारा ये सोचा गया कि आजादी के लिए चाहिए क्या। तो आजादी के लिए हमें चाहिए थे हमारे खुद के नियम। मान लो आप किसी दूसरे के नियम पे काम कर रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? गुलाम कहलाओगे। क्या कहलाओगे? गुलाम। मतलब आप उसके रूल के अंदर चल रहे हो, आप उसके रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, तो आप इंडायरेक्टली क्या हो गए? उससे गुलाम हो गए। तो हम पहले ब्रिटिश से गुलाम क्यों थे? क्योंकि हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे थे या ब्रिटिश अपने नियम हमसे जबरदस्ती बनवा रहा था, ठीक है। तो उनको उन्हीं नियमों को हटा के हमें एक ऐसे नियमों की शुरुआत करनी थी जो सबके लिए क्या हो? डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक मतलब क्वेश्चन बहुत बार बच्चे लिख देते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अगर हम पढ़े इसमें डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, देखिए अभी पहले समझते हैं। इंसान अपने लीडर खुद से चुनता है, इंसान अपने लीडर खुद से चुनता है। एक ग्रुप को मान लो अरेंज करना है, कोई ग्रुप को चलाना है, ग्रुप में 100 मेंबर है। 100 मेंबर में से कोई ना कोई एक बंदा ऐसा चुनना पड़ेगा जो सबसे आगे आए और उस पूरे ग्रुप को क्या करे? लीड करे। अब वो ग्रुप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, उस ग्रुप में 100 करोड़ लोग हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इतने सारे ग्रुपों को अगर चलाना है एक साथ तो क्या करना पड़ेगा? कम से कम 50 से 60 लीडर हमें चुनने पड़ेंगे और उस ग्रुप को डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग सेक्टर में। यही था हमारे देश के अंदर संख्या थी 50 करोड़ की और डेमोक्रेसी लानी थी। डेमोक्रेसी मतलब कुछ तो ऐसे लीडर चुने थे जो इन लोगों के द्वारा चुने गए हो, मतलब हमारी इच्छा से चुने जाए। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग क्या करते हैं? अपनी मर्जी से अपने लीडर को चूज करते हैं और वो लीडर क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी संविधान में लिखा है उन रूल के तहत वो क्या करता है? देश को चलाता है। समझे कि नहीं समझे? अब कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स पहले क्यों लिखे गए? एक एग्जांपल के लिए अगर रूल ना लिखे जाते और आप लोगों ने मान लो आपने चूज कर लिया किसी लीडर को, वो लीडर सबसे आगे आया और वो कह दे कि कॉन्स्टिट्यूशन अब नहीं है, अब मेरे रूल रहेंगे, तो ऐसा शासन क्या कहलाता है? मोनार्की कहलाता है। क्या कहलाता है? राज शासन। क्या कहते हैं? राज शासन। अब समझते हैं मोनार्की और राज शासन का अंतर क्या था। जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे मोनार्की के अंदर तो हम सबसे पहले समझेंगे कि जब राज शासन की शुरुआत होती है, राज शासन की बात आती है, तो समझिए राजा कभी भी आप लोगों से राजा के समय पे देखोगे तो राजा कभी नहीं पूछता था रोड बनी कि नहीं बनी, नाली बनी कि नहीं बनी। बस उसका काम क्या था? टैक्स, रिवेन्यू कलेक्ट करना और अपने राज्य को संभालना। वो राज्य को देता क्या था? सिर्फ सुरक्षा। क्या था? सुरक्षा। उसमें लोगों के पास राइट्स थे अपने प्रस्ताव रखने के? नहीं। इसके अंदर लोगों के पास कोई राइट्स नहीं होते थे, ह्यूमंस के कोई राइट नहीं होते थे। कोई ड्यूटीज होती थी? नहीं। हाँ, ड्यूटीज ये थी कि पे टू टैक्स। क्या करना है? टैक्स पे करना है। फॉलो द रूल ऑफ किंग। रूल किसके फॉलो करने होते थे? किंग के। तो ये सिस्टम 1800 से पहले हमने देखा, जितनी भी क्रांतियां देखी हमने, इटली, जर्मनी, इन सभी क्रांति में, इंडिया में भी सब जगह था मुगल, ब्रिटिशर जो आए, ब्रिटिशर क्या लेके आए थे? डेमोक्रेसी लेके आए या मोनार्की लेके आए थे? तो वो लेके आए थे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब एक तरीके से लोकतांत्रिक नहीं था, लेकिन मोनार्की भी नहीं था, उसे बोलते हैं नॉन डेमोक्रेटिक। मतलब उनके पास वो कहते हैं कि हम शासन से काम करेंगे, इससे काम करेंगे, शासन से काम करेंगे, लेकिन
वो रूल रेगुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, पर रूल रेगुलेशन कैसे थे, उनके खुद के बनाए थे, और उसमें मोनार्की नहीं था, मतलब उन्होंने हमसे वॉर करके या किंग रूल्स नहीं थे, उनके किंग रूल्स नहीं थे। उन्होंने एग्जैक्ट जैसे हम डेमोक्रेसी लागू कर रहे हैं, हम कानून व्यवस्था बना रहे हैं, उन्होंने भी क्या किया था, कानून व्यवस्था बनाई थी, बस उसमें इंडियंस के लिए या इंडियन के अगेंस्ट बहुत सारे रूल्स ऐसे बनाए थे जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, इल्बर्ट बिल, आर्म्स एक्ट और भी एक्सेट्रा। तो वो बिल्स क्या थे, वो हमारे खिलाफ थे, रॉयल एक्ट वो सब क्या थे, हमारे खिलाफ थे। इस वजह से हमने क्या किया था, डेमोक्रेसी की शुरुआत करी थी। इसके लिए डेमोक्रेसी क्यों डिमांड हो रही है कि हमें फ्रीडम चाहिए, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, ब्रिटिश के राज में भी है, बस उसमें क्या है कि ब्रिटिश के ऑफिसर ही बोलते हैं, उसमें हमें मौका नहीं दिया जाता था। ये जो हमारे रूल्स रेगुलेशन होते थे, जैसे मोदी जी चाहते थे, या जैसे यहाँ पर जो जितने भी लोग चाहते थे कि हमारी बातें रखी जाए, गांधी जी चाहते थे कि हमारे प्रस्ताव रखे जाए, नेहरू जी चाहते थे हमारे प्रस्ताव रखे जाए, तो वो लोग जब वो उनके समक्ष रखते थे, हमने देखा कोर्ट के अंदर वो जाकर रॉयल एक्ट के खिलाफ पेंशन करते थे, आंदोलन करते थे, तो उनको बहिष्कार किया जाता था, उनको हटा दिया जाता था। तो क्या समझ आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन से काम कर रहे हैं, ब्रिटिश क्या कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम कर रही है, फिर भी हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चुना। अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमंस को ज्यादा राइट्स नहीं है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमंस की ड्यूटीज नहीं है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मान लीजिए दूसरे के नियम के तहत चल रहे हैं, तो अभी भी क्या कहलाएगा कि हम ब्रिटिश कह सकते हैं कि ब्रिटिश का संविधान हमने क्यों नहीं लिया या क्यों नहीं लिया। समझिए, हमने ब्रिटिश के संविधान से कुछ नियम लिए, पर पूरा का पूरा ब्रिटिश संविधान नहीं लिया, क्योंकि अगर पूरा का पूरा संविधान ब्रिटिश का संविधान हम मानते तो आज भी हमें क्या लगता कि हम किसके गुलाम है, ब्रिटिश के गुलाम है। समझे कि नहीं समझे। अब हमने क्वेश्चन ये आ जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो धारों का थैला क्यों कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान बनाया गया, हमारा नियमों की किताब लिखी गई, उसमें कुछ कुछ नियम किसी न किसी देश से उठाए गए हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अब संविधान में अब बात आ गई कि हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब समझ आया, लोगों के द्वारा चुने जाने वाला लीडर जो लोगों के लिए क्या करता है, काम करता है। क्लियर। अब इसमें एक बात और आती है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे सिस्टम लॉन्च करती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई तो सबसे पहले फेडरलिज्म की बात हुई। कैसी बात हुई, फेडरलिज्म मतलब है संघीय व्यवस्था। अब हमें समझ नहीं आता संघ होता क्या है। संघ का मतलब होता है साथ, जब दो लोग साथ मिल जाते हैं बोलते हैं संघ बना लिया उन्होंने। तो हमारे यहाँ पर दो सरकार है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसके ऊपर मैं पूरा ग्राफ बताऊंगा पूरा अच्छे तरीके से कि कौन सी गवर्नमेंट का क्या फर्क है। ठीक है, पहले भी आप समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों क्या करते हैं, संघ में, मतलब एक यूनिट के थ्रू क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी किसने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, किसने बताया, किसने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पर सबसे ऊपर कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट। बट ये स्टेट के अंदर रोल प्ले करेगी और ये सेंट्रल के अंदर रोल प्ले करेगा। ओके, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हमें मैं चाहता था जो मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी में समझ आया, संविधान की चीजें समझ आया, फेडरलिज्म क्या था समझ आया, संघ व्यवस्था क्या थी। अब 9 दिसंबर को इसको लिखने की शुरुआत होती है, लेकिन लिखते ही जैसे हमने शुरू किया, देखिए 1946, और हमने पढ़ा 15 अगस्त को हमें क्या मिल गई, आजादी मिल गई 1947। तो उससे पहले यहाँ पर क्या मूवमेंट हुआ, यहाँ पर मूवमेंट क्या हुआ, यहाँ पर पार्टीशन मूवमेंट हो गया। यहाँ पर क्या होगा, पार्टीशन मूवमेंट, जो हमने पढ़ा भी था आफ्टर इंडिया, जो इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पार्टीशन हो। पार्टीशन होने के बाद जो हमारी सेना थी, जो हमारा ग्रुप था, जो संविधान का निर्माण कर रहा है, पहले समझते कितने लोग संविधान को बना रहे थे। संविधान को बनाने के लिए पहले 385 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 385 सदस्य थे। बाद में उन सदस्यों को विभाजित किया गया, जब इनमें से कुछ चले गए कहाँ पर, थोड़े पाकिस्तान चले गए, तो बचे हुए सदस्य कितने बचे, 299 सदस्य कौन से बचे, भारतीय सदस्य बचे। ठीक है, ये कह सकते हैं पहले 385 सीटें निकाली गई थी सदस्यों के लिए, अब कितनी सीटें बची, 299 सीटें बची, और 299 सदस्यों ने क्या किया, संविधान की शुरुआत करी। लेकिन अब हमें एक लीडर चाहिए था अभी भी, क्योंकि देखिए 299 लोगों को चलाने के लिए कोई ना कोई लीडर चाहिए। तो लीडर के रूप में निकल के आए हमारे सामने स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन निकल के आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी और अस्थायी क्या होता है, बहुत ईजी वर्ड है। देखिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। जब हमने 1935 के अंदर सोचा संविधान बनाएंगे, क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे, तब हमने लीडर चुना किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह अस्थायी था, अस्थायी का मतलब होता है नॉन परमानेंट, मतलब लंबे समय के लिए नहीं चुने गए हैं, ये बदल सकते हैं। ठीक है, 1935 में इनको चुना गया, लेकिन कुछ समय बाद ना संविधान वहां पर बन पाया, ना ये रूल आगे चला। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, संविधान की शुरुआत यहाँ से हुई थी। कहाँ से, हमने पढ़ा था 1946 से। किसने, लीडर कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद इसके अंदर महिला सदस्य कितनी थी, 15। ये क्वेश्चन आ सकता है, महिला सदस्य कितनी थी, 15 थी। SSC GD में आया हुआ क्वेश्चन है। महिला सदस्य कितनी थी, 15।
अनुसूचित जनजातियां कितनी थी? 33, ठीक है। और 29 अगस्त 1947 को अगर हम बात करें, देखिए 29 अगस्त जब की बात हो रही है आजादी के बाद, जब दोबारा समिति को गठन किया गया, ठीक है, तो अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन किया गया तो अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर भीमराव को। कई बार बच्चे कोई कंफ्यूज होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र। चलिए अब हम इसके आगे देखेंगे। हमने देखा महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी, और अनुसूचित जातियां कितनी थी? 35। क्वेश्चन आता है 29 अगस्त को, कई बार बच्चे क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर क्या कर देते हैं? अध्यक्ष हमने क्या बताया? भीमराव अम्बेडकर। अब तो अपने प्रारूप समिति, ये क्वेश्चन भी लिखते नहीं है, वो ये पढ़ते नहीं प्रारूप समिति, और क्या लगा क्या जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये ध्यान से देखना कि दिया क्या है। प्रारूप समिति का पूछा गया तो डॉक्टर भीमराव, और अगर पूछा जाएगा स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगर बात करें कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसका संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 साल 11 महीने 18 दिन चली। बहुत इजी क्वेश्चन है, याद कर लो। 2 साल 11 महीने 18 दिन चली। 2 साल 11 महीने 18 दिन चली तो सर खत्म कब हो गया था भाई? बन के तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 में बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। चकाचक फाइलें तैयार हो चुकी है, पूरा संविधान लिखा जा चुका है। अब स्टेबलाइज मतलब कह सकते हैं लागू करने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया। अब ये याद करिए कि बना क्या था? 22 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 22 भागों में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 22 भागों में बटा हुआ था, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब सुनिए मेरी बात, इसको समझिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संविधान में क्या बदलाव होता है कि नहीं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि संविधान में बदलाव होता है या नहीं होता। तो मेरी बात समझिए, अगर बदलाव नहीं होता तो 22 भाग के यहाँ पर कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए। अनुच्छेद तो सेम है 395, और सूचियां कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई, ठीक है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किए जाते हैं, बस समय समय पे आता है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या संविधान लचीला होता है कि नहीं होता? पहले समझिए लचीले का मीनिंग क्या है, कि फ्लेक्सिबल है कि नहीं, मतलब संविधान के अंदर बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन आएगा सबसे लचीला संविधान किसका है? सबसे लचीला संविधान किसका? ब्रिटेन का। किसका सबसे लचीला संविधान है? ब्रिटेन के संविधान को ना कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि रिटर्न संविधान किसका नहीं है? किसका रिटर्न संविधान नहीं है? वैसे ओरली बोला गया, देखिए ओरली मतलब समझते ना, सिर्फ बोर्ड के नियम चल रहे हैं, वो किसका माना जाता है? ब्रिटेन का। अब रिटर्न क्या होगा? रिटर्न नहीं है रिटर्न, लेकिन रिटर्न इस तरीके से कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसमें फटाफट से चेंज कर दी जाते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है। उसके अंदर अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है देश के अंदर, तो 1 से 2 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करके उसको अप्लाई कर लेते हैं। इंडिया में उसी प्रोसेस को करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता है 3 स्तरीय सरकार है। लेजिस्लेटिव, उसके बाद जुडिशरी, और उसके बाद कौन सा है हमारे पास? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। हिंदी में समझ लेते हैं। लेजिस्लेटिव कौन है? विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है? नियम बनाना। क्या करना? नियम बनाना, मेक लॉस। जुडिशरी का काम क्या है? अप्लाई लॉस। मतलब ये अप्लाई मत समझो, चेक लॉस याद कर लो। लॉ को क्या करना है? चेक करना है, उसके ऊपर चेक करना है। जैसे मान लीजिए कि लॉ बनाया गया मास्क पहनना कंपलसरी है। अब उसने लेजिस्लेटिव ने बना दिया, लेजिस्लेटिव ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात हुई और सभी ने कहते बना मास्क पहनो। अब जुडिशरी उसको चेक करेगी, क्या मास्क पहनने से किसी की मृत्यु तो नहीं हो रही, मास्क पहनने से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, वो सारी चीजों को देखेगी। अगर बिल्कुल सही होगा तो सर्वोच्च न्यायालय जब फैसला ले लेगा, जुडिशरी जो फैसला ले लेगी उसी को सबको क्या होगा? मानना पड़ेगा। इसीलिए धरती पे कोई सबसे शक्तिशाली इंसान है, सर्वोच्च न्यायालय का कौन है? जज है। सर्वोच्च न्यायालय के जज का फैसला सभी को बाध्य है और उसके फैसले में बदलाव नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट। बच्चे गलती से क्या करते हैं? इंग्लिश हिंदी के चक्कर में कंफ्यूज होकर हाई कोर्ट लगाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसका फैसला सबको मान्य है। उसके बाद कौन आता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को काम किया, जैसे मान लीजिए मैंने बताया मार्क्स लगाना है, ठीक है। मार्क्स लगाने का लॉ इन्होंने बना दिया, इन्होंने लॉ को चेक कर लिया, ठीक है, इन्होंने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद ये क्या करेंगे? उसे एग्जीक्यूट करेंगे। कार्यपालिका का काम क्या है? मास्क लगवाना। अब भाई मान लो तो लगा नहीं रही, तो मास्क इसके लिए क्या करेगा? ये नियम भी बना सकते हैं। जैसे इसने खुद प्लान बना दिया कि भाई जो मास्क लगाएंगे 500 चलाने, 5000 चलाने, तो ये खुद से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करवाने का काम किसका है? कार्यपालिका का काम है। तो ये हमारे मेन 3 स्तंभ है जिसके द्वारा संविधान के अंदर लिखा गया है कि किस तरीके से इनकी पावर है, लिमिटेशन है। अब अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, कुछ गलत किया, तो फिर आप उसके खिलाफ एक्शन कैसे लेंगे? जब तक आपने ये नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा हुआ, संविधान नहीं पढ़ा हुआ है, तब तक आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है तो आप ये बता सकते हैं उनको कि लीगल राइट्स हैं। समझे कि नहीं समझे? आपके अधिकार क्या है? मान लीजिए आप कहीं बैठ के पानी पी रहे हैं और सरकारी नल लगा हुआ है, किसी ने आपको वहां से भगा दिया,
तो आप वहां से नहीं जाएंगे या लड़ेंगे, क्या करेंगे? आप उसके खिलाफ एक्शन कैसे लेंगे? आप उसके खिलाफ एक्शन तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको किसी नॉलेज ना हो कॉन्स्टिट्यूशन की। और पहले तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं थी, इसीलिए क्या होता था, जातियों में देश बटा हुआ था, छूत जातियों के साथ भेदभाव होता था। आज क्यों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, क्यों बच्चे नहीं पढ़ रहे? अगर कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें समझ आ जाएगा कि उनके राइट्स क्या हैं और रूल्स क्या हैं और किस तरीके से वो अपने राइट्स का फायदा उठा के अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? सो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हमें नॉलेज होगी तो भी समझ पाएंगे हमारे देश का जो रूल रेगुलेशन का पद्धति है वो बहुत बेहतर बनाई गई है बाकी देशों से। सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा जाति, सबसे ज्यादा धर्म, सबसे ज्यादा भाषाओं वाला देश है, उसके बाद भी एक साथ इतने सालों से चल रहा है और सबसे डेवलप्ड है। सबसे डेवलप मतलब अभी अगर हम अंदाजा लगाएं तो 1950 से लेके अभी तक में कितना डेवलपमेंट हो गया हमारे यहाँ पे, और जबकि सबसे लास्ट क्या है तो हम इस तरीके से हमारे फ्रीडम आई और कितनी सारी जातियां, भेदभाव और कितनी सारी वॉर्स होती रहती है, उसके बाद भी डेवलप कंट्री है, ये एक साथ रह रही है, पार्टीशन नहीं हो रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि उन्होंने 500 से भी ज्यादा 562 कबीलों को, कितने थे, 562 कबीलों को ना ये समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन ना आपको क्या करेगा, रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा। आदिवासियों को समझाया कि किस तरीके से उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई जाएगी, उनको आरक्षण दिया जाएगा। इस तरीके से क्या किया गया, 28 राज्यों के साथ 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक संविधान की रचना की गई है। थैंक यू।